नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। जुलाई 2022 के पेपर पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसकी पूर्व की 2 कक्षाएं हम कर चुके हैं। अब अंतिम कक्षा में बचे हुए जो प्रश्न हैं उन पर भी विचार प्रारंभ करते हैं। प्रश्न आपका, भस्त्रिका प्राणायाम किन विकारों में नहीं करना चाहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम है जो श्वास प्रश्वास की गति के द्वारा आपकी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। तो उन सब चीज़ों में नहीं करना चाहिए जिसमें आपको मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने से दिक्कत हो सकती है, बीपी बढ़ने में। जैसे हृदय रोग है आपका, हृदय रोग में आपका ये पार्ट अच्छा नहीं होता जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट या बीपी आपका बढ़े। उच्च रक्तचाप हाई बीपी है उसमें भी अच्छा नहीं रहता है। और गैस्ट्रिक जो अल्सर है स्टमक वाला, उस स्टमक की दृष्टि से भी आपका अच्छा नहीं रहता है कि उससे अल्सर आपका बढ़ सकता है, प्रभावित हो सकता है। बाकी निम्न रक्तचाप है आपका, लो बीपी है, कर सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इनमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए दोनों ही दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। तो ACD फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे मैच करने के लिए है आपका कि किसने क्या क्या लिखा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का आपका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका बहुत प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद जी का है आपका कर्मयोग, ये हमने पढ़ाई है परीक्षा में आपका क्लास में। कबीर जी का बीजक भी आपने पढ़ा है क्लास में। और तुलसीदास भी आपका वीणा पत्रिका, ये पहले भी आपका आ चुका है। तो ए का आपका 3 करो तो ये हो गया, और बी स्वामी विवेकानंद का 4 करो तो ये हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। पिछले पेपर में भी आया था आपका आत्मानम रथिनम विद्धि, रिपीट कर दिया है इन्होंने। तो आत्मा को कहेंगे रथी, शरीर हो गया आपका रथ। इन 2 का आधार पे देख लो, ए का 3 और सी का 1। ए का 3 एक सही हो गया, 2 की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया ये पहले ही हम कर चुके हैं, उसी से आप देख लीजिएगा। मात्राओं के बारे में भी देखो प्रश्न फिर आ गया, पिछले पेपर में भी आपका आया था। तो जैसे वायु वेगनी है आपकी ये, तो घोषणा हुई विद्युत की, पतंगे होने लगे, 3 हो गई। वायु का नाम, तो वायु आपकी चौथी हो गई, वायु वेगनी चौथी मात्रा, मतलब ए का 2। ए का 2 करेंगे तो पहले से ही होगा, देखो और की जरूरत ही नहीं है। बी का 1 आ जाएगा, इंद्रिय आपकी छठी है आपकी, ठीक है। और महान धैर्य से नारी ब्रह्म को प्राप्त होगी, तो महती आपकी 9वीं हो गई और नारवी आपकी 11वीं मात्रा हो गई। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। योग दर्शन के सूत्र हैं, इनसे भी पूछते रहते हैं, पिछली बार भी आपका आया था। तीव्र संवेगा नाम आसन, यही आया था आपका, देखो पिछली बार भी तीव्र संवेगा नाम आसन, ये पे समाधि पाद का है आपका, कहोगे समाधि पाद। ते प्रति प्रसव हे यहाँ सूक्ष्म, ये आपका साधन पाद का हो जाएगा। समान जयात ज्वलनम, ये आपका विभूति पाद का है। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, ये आपका कैवल्य पाद का है। तो ए का 3 अगर आप करते हैं तो ये हो गया। और बी था आपका ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म साधन पाद का, तो बी का 1, बी का 1 मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है आपका कि किस में क्या क्या पार्ट आता है। जैसे सहजोली आपकी एक मुद्रा है, सबसे प्रसिद्ध पार्ट है। इसी के आधार पर देखिए डी का 2, डी का 2 देखो एक सही हो गया आपका, बस औरों को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। डी का 2 ये हो गया। बाकी चाहे तो ए का है, जैसे मोक्ष द्वार का भेदन कुंडलिनी करती है, ये भी पढ़ा आपका हठ प्रदीपिका में। बी आपका मानव शरीर की को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति रूप में शिव संहिता में इसका उल्लेख आता है स्टार्टिंग में आपका। मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम क्या है। प्राणायाम जैसे होता है आपको नाद की उत्पत्ति होती है। तो ये भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं, परीक्षा में कभी कभी काम आ सकता है। कि विटामिन की डेफिशिएंसी से रोग, ये भी आपका आ चुका है पिछले पेपर में। विटामिन डी है, डाइट्री कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो गया आपका। फिर विटामिन के आपका ये भी प्रसिद्ध है, कई बार आएगा, क्लोटिंग ऑफ आपकी कोगुलेशन ऑफ ब्लड है, क्लोटिंग प्रोटीन्स आदि के रूप में काम करता है बनाने के लिए। तो ए का 3 हो गया और डी का 2 हो गया, डी का 2 देखो, डी सही हो गया आपका, ए का 3 हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बाकी याद रखना चाहिए तो याद रख लीजिए, काम आ सकता है। जैसे बी है विटामिन ई, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, याद रखिए आगे काम आ सकता है। जो आपका है विटामिन B6 है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेन के रूप में या नर्वस टिश्यू के रूप में वहाँ पे काम करता है। तो इनको अलग से याद रखो, आगे परीक्षा में कभी इनकी आवश्यकता पड़ सकती है।
फिर किस मुद्रा में कहाँ पर हम रखते हैं, मुख बंद करके जीवा मूल को हिलाकर अमृत का पान करना आपका, भूमि पर दोनों हाथ रख के सिर और पैर को हवा में उठाना, अलग अलग है। जैसे भ्रूमध्य के बीच दृष्टि को स्थिर रखे आत्मा का ध्यान, ये आपकी शांभवी मुद्रा होती है। अगर एक प्रसिद्ध रखो तो सी का 1 रखें, सी का 1। अच्छा 2 हो गए आपके। फिर आपकी वायु का सुषुम्ना में प्रवेश करा के गुदा द्वार को धीरे धीरे सिकोड़ना, ये अश्विनी मुद्रा होती है आपकी। डी का 2 देख लीजिए, डी का 2 ये हो गया। और हमने कौन सा देखा था आपका, सी का 1 देखा था, डी का 2, सी का 1 और डी का 2। फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका, देखो इन्हीं से हो गया, डी का 2। जैसे है मुख बंद करके जीवा मूल को हिलाकर अमृत का पान करना है आपका, ये मंडूक की तरह होता है। मंडूक की जीवा ना मोड़ के ऊपर की तरफ लगा लेता है, तो मांडूक की मुद्रा हो गई। भूमि पर दोनों हाथ रख के सिर और पैरों को हवा में उठाना, ये वज्रोणी मुद्रा हो गई। वैसे तो वज्रोणी है, ये घेरंड संहिता के अनुसार ही सब दिया हुआ है, तो वहाँ पे वज्रोली वर्ड नहीं है, वहाँ वज्रोणी मुद्रा है। तो यहाँ पे वज्रोली लिखा है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो वज्रोणी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी अलग अलग आप ध्यान रख सकते हैं, आगे काम आ जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। फिर आपके अलग अलग ये डिजीज दी गई हैं, ये भी बहुत पार्ट है आपका। जैसे हेमोराइड्स है, हमने पढ़ाई था कक्षा के अंदर, जो आपका बवासीर आदि होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है, नीचे की जो एनस की वेन्स होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो स्वोलन वेन। ठीक है, ये जुड़ गया आपका। डी का 4। यूरी आपको पता है कि यूरिनेशन को बोलते हैं, पोली आपका प्रीफिक्स मतलब ज़्यादा होना, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ये आपका हो जाएगा। फैजिया हमने पढ़ा था, डिसफैजिया एक क्वेश्चन आया था। फैजिया आपका खाने से संबंधित होता है, डिस मतलब डिसफंक्शन, तो पोलीफैजिया मतलब ज़्यादा खाना, इंक्रीज्ड हंगर। और डिप्सिया जो होता है आपका वो प्यास से होता है, तो पोलीडिप्सिया मतलब इंक्रीज थर्स्ट। तो ये अलग अलग प्रीफिक्स या रूट ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डी का 4 था, डी का 4 हो गया। पोलीयूरिया में बी का 3 हो गया, डी का 4 बी का 3, तो सेकंड ऑप्शन हो गया आपका ये वाला पार्ट, डी का 4 बी का 3। अच्छा बी का 3 दोनों में दिया हुआ है, सॉरी। सी का पोलीफेजिया है आपका, इंक्रीज हंगर, तो सी का 1 ये नहीं, ऊपर वाला होगा आपका, क्योंकि बी का 3 तो उसमें भी दिया था आपका, सी का 1, तो ए का 2 हो जाएगा आपका। ये सब है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा। टीचिंग लर्निंग देखो तो एनवायरनमेंट क्या है, सिचुएशन इन द होल प्रोसेस इज कंडक्टेड, डी का आपका 2 हो गया, एक स्थिति जहाँ पर ये सारी क्रिया होगी। सब्जेक्ट आपका कंटेंट हो गया, सी का 4। इन्हीं के आधार पे देखिए, सी का 4 और डी का 2, डी का 2 सी का 4, सॉरी हाँ सी का 4, सी के 4 में ये हो गया, डी का 2 फोर्थ ऑप्शन हो गया, और कोई है ही नहीं आपका। बाकी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ए का 3 है आपका प्रोसेस, एक टीचिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेथड, जिसमें अलग अलग प्रकार के मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। लर्निंग क्या है, एक एडजस्टमेंट का प्रोसेस, एक्शन, अलग अलग प्रकार की हम क्रियाओं के माध्यम से अपने अंदर परिवर्तन जो करते हैं उसी को ही लर्निंग कहा जाता है। तो ये पंक्ति आप याद रख सकते हैं, आगे भी आपसे किसी प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। फिर आपके ये 12 मंत्र होते हैं आपके सूर्य नमस्कार में, उनके मंत्र पूछ रखे किस में कौन सा करना चाहिए। तो ये फैक्चुअल पार्ट है, याद होगा ही तो कर पाएंगे, नहीं तो आपका नहीं होगा। जैसे अश्व संचालन आसन है, उसमें ओम अर्काय नमः, इसमें अगर देखें तो सॉरी ये गलत हो गया, इसका ये नहीं होगा, अश्व संचालन का होगा ओम भानवे नमः। और भुजंगासन का है आपका ओम हिरण्यगर्भाय नमः, पाद हस्तासन का ओम सवित्रे नमः, और हस्त उत्तानासन का ओम अर्काय नमः। इस हिसाब से देखते हैं आपका तो 4 1, ये थर्ड ऑप्शन आपका हो जाता है। इसमें ध्यान रखने का जो पार्ट है आपका, देखेंगे कि इन 12 आसनों में कुछ आसन आपके रिपीट होते हैं, स्टार्टिंग में भी आते हैं, फिर एंडिंग में भी आते हैं, तो हम कई बार ना ध्यान नहीं दे पाते। तो मंत्र तो सबका अलग अलग है, प्रारंभ वालों का अलग होगा, बाद वालों का अलग होगा, तो आसन की दृष्टि से नाम सेम है लेकिन मंत्र आपके अलग अलग होंगे। तो कई बार हम स्टार्टिंग के ही स्तर पे देखते हैं कि ये आसन आया आपका पाद हस्तासन, और उसमें तो अलग मंत्र हैं, लेकिन यही पाद हस्तासन आपका बाद में भी आता है, तो वहाँ पर भी आपको चेक करना चाहिए, तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है इसको। तो थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार योगी के भोजन का श्लोक का क्रम, तो यहाँ पे कोई क्रम होता नहीं है, लेकिन उन्होंने ना कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे इस पेपर में ज़बरदस्ती क्रम बनाया हुआ है, पेपर को कठिन करने के लिए। तो चलो पूछा है तो हम देख लेते हैं। तो पहले पुष्टिकारक है आपका,
फिर स्निग्ध है, फिर सुमधुर है, तो सी डी, सॉरी सी के बाद पहले आएगा पुष्टिकारक, फिर सुमधुर, पुष्टिकारक आएगा आपका पहले सी, उसके बाद आपका ई और ए में से आएगा। ई मतलब सुमधुर होगा, फिर आपका फिर स्निग्ध आ जाएगा आपका, फिर गव्यम आ जाएगा, फिर धातु पुष्टिकारक आ जाएगा। ये क्रम आपका दिया है CEDAB, सेकंड ऑप्शन बनेगा। याद होगा तो कर पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं आपको पढ़ाते हैं तो उसमें क्रमशः ही पढ़ाते हैं। हमने याद तो नहीं कराया इसको कि याद करो, क्योंकि हमें नहीं उम्मीद थी कि इस तरह से भी क्रम पूछेंगे, लेकिन किसी ने अगर याद किया हो उन सब चीज़ों को तो क्रमशः ही वहाँ पर दिए रहते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा करके ठीक कर सकते थे। फिर योग वशिष्ठ के अनुसार सही क्रम, ये भी आपका आ चुका है परीक्षा में। और आप इसके देखेंगे ऑप्शन तो काफ़ी सरल है, क्योंकि प्रारंभ जो होता है आपका उसमें 6 प्रकरण है, तो वैराग्य प्रकरण से प्रारंभ होता है। और वैराग्य की दृष्टि से सी ऑप्शन केवल एक में ही आता, फोर्थ ऑप्शन में, CDAEB। बाकी आप याद रख सकते हैं, सी हुआ, फिर डी हुआ, फिर आपका ए हुआ उत्पत्ति का प्रकरण, फिर ई हुआ, CDAEB, AE स्थिति प्रकरण, फिर बाद में आपका उपशम प्रकरण है। तो 5 प्रकरण, उसके बाद में आपका निर्वाण प्रकरण आ जाएगा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध करके। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका बनेगा। त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में वर्णित 10 यमों का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे इन्होंने 2-2 के जोड़े बना के अलग बना रखा आपका। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तो पहले सी आएगा आपका, फिर आपका ई आएगा, सी और ई, सी और ई, एक ऑप्शन हो गया आपका CEABD। फिर आपका दाक्षरी करते हैं तो दया, आर्जव, क्षमा, धैर्य, और मिस मतलब मिताहार, शौच। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। कहानी बना के हमने याद कराया हो आपका क्लास के अंदर। योग सूत्र के अनुसार सही क्रम मंत्र, औषधि, तपः, समाधि जा सिद्धयाता। तो जन्म औषधि, तो जन्म हो गया आपका, फिर औषधि हो गया, DA, एक ही पार्ट हो गया, एक सही हो गया, डी सही, DACBE। अगर एक भी जन्म का पता होता तो उसी से आप कर सकते थे, बाकी याद रखने में आप सारा रख सकते हैं। तो DA मंत्र, तप, और उसके बाद आपका समाधि। शिव संहिता के अनुसार भी मध्य प्रकार के साधक के गुणों का क्रम सुनिश्चित करें, वहाँ भी कोई क्रम नहीं है, ये भी जबरदस्ती क्रम आपका बनाया हुआ है। फिर भी आप देखना चाहे तो देखते हैं इसको क्या क्या होगा इसमें। तो उसमें जो क्रम दिया है आपका वह है EACB, और फिर आपका D, ये क्रम आपका वहाँ पे दिया हुआ है। तो उस आधार पे आप देखें तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, EACBD, सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख कर आपको ये नहीं करना कि आप जितने भी पार्ट दिए हैं जहाँ पे क्रम नहीं भी बनता है आप उन सबको रटना शुरू करो, उतना सा प्रैक्टिकल नहीं है याद करना। आपके पास समय है, बाकी चीज़ें तैयार हो गई हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक रूप में आपको यह प्राइमरी जो मुख्य पार्ट है उसको आप तैयार करें। इस तरह के प्रश्नों के लिए बाद में आप समय दे सकते हैं। फिर है आपका कि शरीर में चेतना का जो आपका या सजगता का, कॉन्शियसनेस का या अवेयरनेस का जो प्रवाह चलता, फ्लो, तो वो किस किस रूप में चलता, उसका सीक्वेंस आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका एनाटॉमी से है, नर्वस सिस्टम से, और ये हमने कराया भी था। इसमें क्रम क्या होता है, पहले तो स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वे आपके उत्प्रेरित होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, वहाँ से आपकी जो नर्व इम्पल्सिस है आपकी वो भेजी जाती है, सेंसरी नर्व इम्पल्सिस कंडक्टिंग अलोंग सेंसरी पाथवे, वहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से होती हुई ऊपर तक भेजते हैं। फिर जो सेंसरी एरिया है सेरेब्रल कॉर्टेक्स वहाँ तक पहुँचती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपके इंटर्न न्यूरॉन्स होते हैं, वो उसको प्रोसेस करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसको, परसेप्शन को। उसके आधार पे आपके जो मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से जो अवेयरनेस की, अटेंशन के जो संकेत हैं वो आगे आपके मसल्स तक भेजे जाते हैं। उस हिसाब से DCAEB ये ऑप्शन आपका बनेगा। ये हमारा पढ़ा हुआ पार्ट है, देखा ही आपने। और आगे है आपका यौगिक अवधारणा के अनुसार रोग की जो वृद्धि है वो किस किस को प्रभावित करती है, यह आपको बताना है। तो ये एक प्रकार से साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स जो होते हैं, मनोदैहिक विकार, उसकी दृष्टि से आपको देखना चाहिए कि जो मन के माध्यम से धीरे धीरे शरीर पर आते हैं, तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा।
सबसे पहला पार्ट तो आपकी मानसिक स्तर जो था आपका वो प्रभावित होगा। उसके प्रभावित होने से जो आपकी सेंसेस हैं उनकी प्रक्रिया बाधित होने लगती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाती। उसके बाद आपका जो प्राण है, मन के कारण आपका जो प्राण है वो प्राण प्रभावित होता है। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे आपके अंदर चिंता आनी शुरू हो जाती है और चिंता के बाद में आपके शारीरिक स्तर पर रोग का असर दिखाई देने लगता है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें थोड़ा बहुत मेरी अनुसार, बाकी तो विद्वान लोग जाने, थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि प्राण का सीधा जो संबंध है बाद में शरीर के साथ करते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा मानसिक स्तर को प्रभावित किया, ठीक बात है। मानसिक स्तर के बाद में आपका संवेदी प्रक्रिया आई, उसके बाद अवसाद आदि पार्ट आना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्तर पे प्रभावित होना या चिंता की भावना आना लगभग एक ही तरह का पार्ट है, तो जुड़ा हुआ पार्ट होना चाहिए। वो प्राण के बाद में शारीरिक प्रभाव आना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो स्वीकार किया है आपका ये थर्ड ऑप्शन स्वीकार किया है, CEABD। तो उसी रूप में आपको देखना चाहिए। आगे भी जो प्रश्न आएंगे तो इसी क्रम के आधार पर आएंगे। इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी क्रम पूछा है, ये पिछली क्लास में भी, आप पिछले पेपर में भी आया था। तो कि सब के पहले क्या करे फिर क्या करे, उस रूप में आपको बताना है। तो आप देखें, सबसे पहले आपकी बैठने की व्यवस्था की जाती है बी, और बी के आधार पे देखें तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, केवल दूसरा और चौथा बचा। उसके बाद में देखा जाता है कि जो गिवन ऑप्शंस उसके आधार पे कि विद्यार्थियों की अंतिम पंक्ति तक श्रव्यता के बारे में, कि आप कोई भी ओरल प्रेजेंटेशन जो दे रहे हो उससे पहले ये देखना पड़ेगा ना कि क्या लास्ट की पंक्ति तक भी सबको सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, उसके बारे में पता करते हैं। फिर आप वर्बल इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी एक्टिविटीज़ का, उस आधार पे आपका पहले BCA अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, ये क्रम भी आता ही रहता बार बार ना। शंख प्रक्षालन की क्रिया है, तो ये भी आपका कई बार आया हुआ है, इसका भी क्रम आपको बताना है। इसमें आपके शंख प्रक्षालन में 5 आसन होते हैं, अगर किसी को याद नहीं हो तो याद करनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंत में आपको पता उदराकर्षण आसन होता है। अगर इसी आधार पे भी देखें बी के आधार पे, तो एक ही ऑप्शन बनता है आपका फोर्थ, AECDB। बाकी और भी आप ध्यान रख सकते हैं, ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन AE, फिर C आपका कटी चक्रासन, फिर तिर्यक भुजंगासन, फिर उदराकर्षण आसन। लेकिन ये सिंपल था आपका, क्योंकि उदराकर्षण आसन के माध्यम से ही आपका ऑप्शन चूज हो रहा था। बाकी 5 आपको याद रखना चाहिए। आगे आपके कथन कारण है, कर्म की कुशलता ही योग है। सही पाठ आपका या तो योगः कर्मसु कौशलम। आगे दिया कि फल की इच्छा का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करना ही कुशल कर्म है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। कुशल कर्म ये अभिप्राय नहीं है कि कोई भी काम करो, अच्छे प्रकार से करो, अच्छे से खाना बनाओ, अच्छे से गाड़ी चलाओ, वो नहीं। निष्काम भावता ये कुशल कर्म है। ये पहले भी एक प्रश्न पूछा गया है, योग कर्मसु कौशलम, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस पंक्ति का, अब निष्काम भाव से कर्म करना ही है। तो वही पाठ का कि फल की इच्छा का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करना कुशल कर्म है। तो जब अनासक्ति भाव से कर्म कर रहा है, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, तो इस निष्काम भाव की पाठ को तो योग कहा जाता है। तो ये पहली पंक्ति को बिल्कुल सही डिफाइन कर रहा है कि चूंकि कुशल कर्म क्या है, अनासक्ति भाव से कर्म करना, और अनासक्ति भाव ही पाठ क्या कहलाता है, योग कहलाता है आपका। इसलिए कर्म की कुशलता को योग कह सकते हैं। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला देखिएगा आपका कि तपस्वियों, शास्त्र जानियों और सकाम करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, मैंने कहा था ना आगे एसेशन रीजन में आएगा। ये पंक्ति आपकी ठीक है। तो इससे हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो इसमें क्या है, इन्होंने 2 ऑप्शन आपके स्वीकार किए हैं, दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या है ये भी स्वीकार किया है, और सही व्याख्या नहीं है ये भी स्वीकार किया है। तो जिसने जो किया वो आप कर सकते हैं। तो व्याख्या भी ठीक लगती है, क्योंकि चूंकि योगी इन सबसे श्रेष्ठ है, तू श्रेष्ठ बन, तू योगी बन, इसलिए ये कारण भी बनता है। और चूंकि थोड़ा सा घुमा के भी है वो, कि वहाँ पे कुछ पंक्तियाँ ऐसी दी गई है कि जो योगी होता है तपस्वी से, शास्त्र जानियों से, उससे श्रेष्ठ है। तो वहाँ पे क्या सीक्वेंस बना रखा है, चूंकि अगर आपकी पंक्ति ये होती कथन के रूप में कि हे अर्जुन तू योगी बन, ये पंक्ति होगी, और कारण में देते हैं क्यों बन तू योगी, क्योंकि योगी जो होता है वो तपस्वियों से, शास्त्र जानियों आदियों से श्रेष्ठ हैं। तो वो पार्ट मेरी दृष्टि से ठीक होता। तो पंक्ति ऊपर नीचे होती तो वो दोनों सही होती, सही कारण होता।
लेकिन इन्होंने दोनों स्वीकार की हैं, तो कोई बात नहीं, चलो दोनों मान लेते हैं हम, दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी है और सही व्याख्या नहीं भी है। अगला है आपका निर्विचार समापत्ति या समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती। बिल्कुल ठीक है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद के समय की बुद्धि का स्तर ऋतंभरा प्रज्ञा होता है। ये पंक्ति भी आपकी बिल्कुल ठीक है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। अब आपको ये देखना है कि ये दूसरी जो पंक्ति दी है वो पहले का कारण है या नहीं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि अध्यात्म प्रसाद के समय बुद्धि का स्तर ऋतंभरा प्रज्ञा का होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब एक ऐसी बुद्धि जो कि सत्य का ही ग्रहण कराती है। तो ऐसी अगर बुद्धि हो गई तो अब ये इसका कारण कैसे बनती है, तो वही पंक्ति अब देखिए कि निर्विचार समापत्ति अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति। तो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति की बात को पुष्ट करना चाहिए अगला वाक्य, और वो पुष्ट कर रहा है, क्योंकि कहा अध्यात्म प्रसाद के समय बुद्धि ऋतंभरा वाली होती है, चूंकि ऋतंभरा प्रज्ञा है तो निश्चित रूप से अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी निर्विचार समापत्ति के निर्मल होने पर। तो ये दोनों सही भी है और सही व्याख्या भी है आपकी। तो सही व्याख्या में आपको ध्यान देना है कि दूसरी जो पंक्ति आती कारण वाली वो पहली को पुष्ट करती हो, और यहाँ पे पुष्टिकरण हो रहा है ऋतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से। ऋतंभरा प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत निर्मल है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई तो उसकी निर्मलता के कारण से अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति भी हो जाती है। इस रूप में आप इसको देख सकते हैं। अगला आपका देखिए, आसनों के अभ्यास के दौरान धमनियों से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ता है। इंग्लिश देख लीजिए इसकी। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ आसनास द वेनस रिटर्न टू द हार्ट इज साइमल्टेनियसली इंक्रीज। तो वेन्स की तरफ का जो पार्ट है आपका, धमनियां मतलब वेन्स वाला पार्ट, वही देखना था कि धमनियों से हृदय की ओर जो रक्त का प्रवाह है वो आपका बढ़ता है। ये पहली पंक्ति कही, तो ये पंक्ति आपकी सही है बिल्कुल। कि जैसे जैसे हम आसनों का अभ्यास करेंगे तो जो वेन्स के अंदर आपका जो ब्लड का फ्लो है वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि आसनों में हम शारीरिक क्रिया करते हैं, स्टैटिक आपके खिंचाव करते हैं, उससे आपका रक्त का फ्लो भी प्रभावित होता है। दूसरे में कहा इन्होंने कि आसनों के अभ्यास के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायस्टोलिक आपका सापेक्षिक रूप से स्थिर रहता है। तो दो प्रेशर हमने पढ़े हैं। सिस्टोलिक होता है आपका जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय का जो प्रेशर वो सिस्टोलिक है, जब उसमें रिलैक्सेशन होता है वो डायस्टोलिक है। तो आसनों में कहते हैं कि सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ेगा, जो ऊपर वाला होता है आपका 120 का वो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है डायस्टोलिक का वो उतना नहीं बढ़ता, वो सापेक्षिक रूप से स्थिर रहता। ये पंक्ति भी सही है कि आसनों में आपकी अतिरिक्त कोई ऐसी थकावट आदि का पार्ट नहीं होता है। लेकिन अगर देखिए कारण के रूप में हृदय की ओर जो प्रवाह का पार्ट कहा था, क्या ये पंक्ति उसको डिफाइन करती है कि सिस्टोलिक या डायस्टोलिक में जो चेंज आया आपका उसके कारण से हृदय की ओर प्रवाह, तो वो इसको डिफाइन नहीं करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। मतलब दूसरी पंक्ति उस वेन्स में जो ब्लड का फ्लो आपका हृदय की ओर बढ़ा है उस चीज़ को डिफाइन नहीं करती है। तो बी ऑप्शन आपका बन जाएगा कि दोनों सत्य हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। अगला देखिएगा आपका कि खेचरी हठ योगी की एक विशिष्ट मुद्रा है। बिल्कुल सही बात है। फिर आगे का जीभ को उल्टा करके कपाल कोर में प्रविष्ट कराना, यह भी सही है। लेकिन दृष्टि नासिकाग्र ये गलत हो गया। वहां पे दृष्टि जो होती है वो आपकी भ्रू मध्य में होती है। तो एक पार्ट ठीक है, एक गलत है। पहले तो इन्होंने क्या दिया था, इसको सही मान लिया था, बाद में इसको मॉडिफाई किया तो इसको गलत मान लिया। तो उसी हिसाब से ए सही हो जाएगा आपका, लेकिन आर आपका गलत है। तो आपका सी ऑप्शन बनेगा। बस ये क्वेश्चन भी आपके हो गए। आपका पैराग्राफ वाला आप स्वयं से कर सकते हैं, उसमें कोई समझाने का पार्ट नहीं है। तो सारे पेपर पूरे हुए, आप अच्छे से इनको देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपके बहुत रिपीट होते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ। तो यदि आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे 15, 20 या 25 तक क्वेश्चन आपके पुनः आपके रिपीट हो सकते हैं। यदि 17 से 22 तक के सारे पेपर आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आपकी पेपर की शुभकामनाओं के साथ में बस आज ये समाप्त करते हैं। ओम शम।